सब कह रहे हैं रोने लगते हैं सब। ओए देखिए भैया, देखिए भैया, कल हम ऑसिलेशन में कहां तक पहुंचे थे, याद है आपको? स्प्रिंग कर ली थी हमने, स्प्रिंग कर ली थी ना। चलो भैया, स्प्रिंग आप एक बार देख लेना, स्प्रिंग एक बार आप देख लेना, ठीक है भैया। उसके बाद ऑसिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन रख दे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अगला भैया ऑसिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ टनल ऑफ अर्थ। ठीक है भैया, ठीक है भैया। टनल के अंदर ऑब्जेक्ट का ऑक्सीलेशन, और वो टनल कहां है भैया? अर्थ में। तो भाईजान ये क्या है? अर्थ है आपकी, ठीक है। चलो ठीक है भैया, ये अर्थ का क्या है भैया? सेंटर है। ये ऑब्जेक्ट है, कितनी दूरी पर आ चुका है? वाई पे, उसने डी डेप्थ पे आ गया। कहां गया भैया? डी डेप्थ पे है। अभी मीन पोजीशन से कितनी दूरी पर है? वाई पे। देखिए भैया, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास क्या है भैया? एम है, एम इसका मास है, ठीक है भैया। आपको पता है भैया, ग्रेविटी हमेशा कहां लगती है? सेंटर की तरफ। तो हेयर ग्रेविटी प्ले द रोल ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। देखिए भैया, जो फोर्स मीन की तरफ लाता है वही क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पे मीन क्या है? ओ है, तो इसकी तरफ ग्रेविटी ला रही है, तो इसका मतलब ग्रेविटी क्या है यहाँ पे? रीस्टोरिंग। तो रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू में नेगेटिव ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का नेगेटिव। अच्छा भैया देखिए, रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा क्या करता है? बॉडी को एक्सेलरेट कराता है। क्या करता है भैया? तो यानी क्या होगा? मास इंटू में एक्सेलरेशन के बराबर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? ये क्या होगा? माइनस ग्रेविटी क्या होता है भैया? वेट इंटू में जी डैश। जी डैश क्यों लिख रहा हूं भैया? जी अगर सरफेस पे होती तो जी लिखता। हम देख रहे हैं भैया डी डेप्थ पर है, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया? मान लिया इस पॉइंट की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इस पॉइंट पर, वो क्या है? जी डैश है। तो भैया आपको पता है डेप्थ पे ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या था? जी, और ग्रेविटी नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू 1 माइनस डी अपॉन में आर। तो भाई जाने क्या होगा? डी आर माइनस डी, और ये क्या होगा भैया? आर। तो भैया जी डैश, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? चलो अच्छा एक काम करते हैं, हम देख रहे हैं डी प्लस वाई क्या है? डी प्लस वाई भाईजान क्या है? आर। तो भैया वाई क्या होगा? आर माइनस डी। तो भैया आर माइनस डी की वैल्यू क्या होगी भैया? वाई अपॉन में आर। ये हो गया जी डैश। कहाँ गया भैया? इस पॉइंट की ग्रेविटी, ठीक है भैया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये लिखिए एम ए, और ये क्या हो जाएगा भैया आपका? माइनस एम। जी डैश की वैल्यू क्या रखी बेटा? जी वाई अपॉन में आर। कोई दिक्कत नहीं बेटा? चलो इसको परली साइड में ले आओ, परली साइड कहा गया। इसके आने की संभावना 99.9% है, पहले बता दे रहा हूं एग्जाम में, ठीक है भैया। एम ए प्लस ये इधर आएगा तो क्या होगा? एम जी अपॉन में आर इंटू में वाई बराबर में क्या हो गया भैया? जीरो। मास कॉमन ले लीजिए, उधर की साइड ले तो जीरो हो गया। तो ये क्या होगा? ए प्लस जी आर वाई बराबर में जीरो। अच्छा एक्सेलरेशन क्या होता है? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ, ये क्या हो भैया? जी आर इंटू में वाई बराबर में क्या होगा? जीरो। ये क्या होगा भैया आपका? ओमेगा स्क्वायर। क्या हो गया भैया आपका? ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है भैया? जी अपॉन में आर के बराबर है। तो ओमेगा क्या होगा? अंडर रूट जी बाय में आर, ठीक है भैया। तो 2 पाई एफ इक्वल्स टू में अंडर रूट जी अपॉन में आर। तो एफ क्या होगा भैया आपका? 1 बाय में 2 पाई अंडर रूट जी अपॉन में आर। टाइम पीरियड क्या होगा? उल्टा कर दीजिए, 2 पाई आर अपॉन में जी। ठीक है भैया, ये सारी चीजें हैं जब कोई बॉडी ऑसिलेट करती है, किसमें? टनल में। कहा? कौन सा टनल? जो अर्थ के अंदर, ठीक है भैया। तो ये आपका पूरा का पूरा, ठीक है भैया। फिर आगे बढ़ते, क्लियर है भाई सबको? मार के बस सही हो गया, बता दू, कोई दिक्कत तो नहीं है? सिंपल पेंडुलम आने की संभावना ये भी 99.9% है। सिंपल पे, हाँ भाई इसमें सिंपल पेंडुलम, ठीक है भैया। ठीक है भैया, सिंपल पेंडुलम काफी आसान टॉपिक है। 3S याद से बहुत हैरान हुआ।
ये पेंडुलम है, ये ऑसिलेट कर रहा है, ये मीन पोजीशन है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इस स्ट्रिंग की लेंथ यहां से यहां तक क्या है एल है ना। थीटा एंगल क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ यहां से अपनी मीन पोजीशन से कितना दूर गया, यहाँ पे एंगुलर मोशन हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है भैया, ठीक है भैया। और एंगुलर हार्मोनिक मोशन क्या होती है भैया, इसे कहते हैं भैया एंगुलर हार्मोनिक मोशन। अगर कोई एंगुलरली मोशन हो रही है और वो हार्मोनिक है तो उसकी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ही आएगी। और कोई लीनियर मोशन हो रही है, समझिए भैया, तो ये लीनियर हार्मोनिक मोशन है, ये एंगुलर हार्मोनिक मोशन है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है चलो भैया, देखिए भैया ये वेट है, आपको पता है वेट नीचे लगता है सदैव, ये क्या है भैया आपका थीटा, आपको थीटा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एम जी, और ये क्या है भैया एम जी साइन थीटा एक्ट टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन, है ना। तो ये क्या है, किसके बराबर होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, नहीं टॉर्क बोलना बेटा आपको, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर मोशन हो रही है। तो यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा भैया, रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल्स टू में माइनस फोर्स इनटू में सेपरेशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फोर्स ये रहा, सेपरेशन ये रहा, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, टॉर्क। और टॉर्क ही क्या कर रहा होगा, यहाँ पर मीन पोजीशन की तरफ इसको ले जा रहा होगा। तो ये देखिए फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर सेपरेशन साइन थीटा, माइनस इसलिए लगा रखा है क्योंकि रीस्टोरिंग है। अच्छा भैया देखिए, आपको पता है रीस्टोरिंग टॉर्क, या टॉर्क को हम लिख सकते हैं आई अल्फा, याद है, साथ टॉर्क इक्वल्स टू में आई अल्फा भी होता है। आई क्या भैया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका मास m है, ये भैया, और अल्फा क्या भैया, एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क याद है, चलो माइनस एफ क्या बेटा, एफ है एम जी साइन थीटा, एफ की वैल्यू। आर क्या भैया, एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है भैया। साइन 90, दोनों के बीच में एंगल कितना भैया, तो साइन 1 हो गया, ठीक है भैया। अच्छा मैंने बताया ये एंगल क्या भैया, थीटा टेंड्स टू 0, थीटा क्या भैया 0 होता है, ठीक है भैया। तो थीटा टेंड्स टू 0, तो साइन थीटा क्या होगा भैया आपका, थीटा के बराबर होगा। तो भैया इसको लिख दीजिए आई अल्फा प्लस क्या होगा एम जी साइन थीटा इंटू में, अच्छा साइन थीटा तो हटाई दिया, एम जी एल थीटा बराबर में क्या होगा भैया 0। अच्छा एक काम करो, आई कॉमन ले लीजिए यहां से, ठीक भैया, हमने आई कॉमन ले लिया तो क्या होगा भैया आपका अल्फा, सॉरी आई कॉमन ले लिया, आई कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस एम जी आई एल और क्या हो भैया थीटा इक्वल्स टू में क्या हो गया भैया आपका 0। तो भैया ये हो जाएगा आपका, नहीं कोई बात नहीं, हम बाद में कर लेंगे ना, ठीक है। तो ये हो गया 0, तो अल्फा क्या होगा भैया, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा, है ना, अल्फा ये उधर की साइड आ गया 0 हो गया, और ये क्या हुआ एम जी एल अपॉन में आई, और ये क्या हो भैया थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है भैया। तो ये पूरा आ गया सिंपल हार्मोनिक, ये क्या होगा भैया आपका ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या होगा एम जी एल आई, ठीक है भैया। तो ओमेगा क्या होगा भैया आपका अंडर रूट एम जी एल आई। अच्छा बता दो भैया आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और आई जो होता है ये मास है, इसका सेपरेशन आर है। तो आपको याद होगा भैया कोई बॉडी जो आर सेपरेशन पर एम मास वाली है, अगर वो घूमती है मोशन करती है, इसके कोई भी मूवमेंट है, तो इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा क्या होगा, इसका मास इनटू में रेडियस के स्क्वायर के इक्वल आएगा, ठीक है भैया। तो आई की वैल्यू क्या है एम एल स्क्वायर, यहाँ पर क्या है भैया, तो भैया ओमेगा करोगे तो क्या होगा भैया आपका एम एल स्क्वायर, तो क्या होगा भैया जी अपॉन में क्या होगा भैया एल बचेगा, केवल जी अपॉन में एल बचेगा। उसको हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली, टाइम पीरियड निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी निकाल लो, टाइम पीरियड निकाल सकते हो, ठीक है भैया। इसमें कई बार ये भी डिफरेंस आता है भैया, ध्यान दीजिए कि एल अगर बढ़ जाएगा, एल अगर, तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा। अच्छा भैया पहले इसका मास बढ़ा दे, बॉब का मास दे, चलो टाइम पीरियड पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होगा 1/2 पाई अंडर रूट जी अपॉन में एल, टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई, हाँ ठीक है, ये क्या होगा 2 पाई अपॉन में अंडर रूट एल अपॉन में जी, ठीक है भैया। तो भैया देखिए पहला कह रहा है लेंथ बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा भैया, ऑसिलेशन क्या होगी भैया, कम हो जाएगी, क्योंकि लेंथ बढ़ाते के साथ ही फ्रीक्वेंसी क्या होगी भैया कम हो जाएगी, ठीक है भैया। जैसी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो भैया क्या होगा भैया टाइम पीरियड क्या होगा बढ़ जाएगा, ठीक है भैया। कम होने का मतलब स्लो हो गया, स्लो जहाँ पे कोई चीज स्लो होती है तो वहां पे टाइम पीरियड क्या होता है खुद ब खुद बढ़ जाता है, ठीक है भैया। चल
क्लियर है भैया? तो ये रहा। और एक बार ये भी बोलता है भैया कि यहाँ पर जो सिंपल पैड, क्या पूछा तेरे सर ने क्वेश्चन? तू पूछ रहा था ना? हाँ, लेंथ बढ़ाने से क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी टाइम पीरियड पे? इसकी अगर मैं स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ा दूं तो ये ज्यादा एक्यूरेट होगा या कम एक्यूरेट होगा? ऐसा क्वेश्चन था ना मेरे ख्याल से। हाँ, ये था। देखिए भैया, अगर आप लेंथ बढ़ाते हो, ठीक है भैया, लेंथ बढ़ा रहे हो तो लेंथ यहाँ पे क्या दिखिए, थीटा ये रहा, तो मैं यहाँ पे इसको ट्राइंगल बना देता हूँ। ठीक है भैया, यहाँ पे ये क्या है? लेंथ क्या भैया? बेस है। ठीक है भैया, ये बेस है। तो अगर बेस बढ़ेगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? और कम नहीं, साइन थीटा। क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन कुछ और पूछा तूने। अब मैंने उसका जवाब दिया था। ये तो था कि एल बढ़ा दो, स्लो हो जाएगा, ऐसा कुछ बोला था तो सब ये तो वैसे पता लग टाइम बढ़ जाएगा क्या? क्या है? अरे टाइम तो इंक्रीज ही होगा, सबको पता है। ओए चलो याद कर, कौन सा क्वेश्चन था फिर देखेंगे। ओए भाई प्लीज, ओए ठीक है भैया, ये हो गया सिंपल पेंडुलम। अगला भैया, ठीक है, ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड इन अ यूट्यूब। ठीक है भैया, तो यूट्यूब थी ना, यूट्यूब के अंदर लिक्विड था, वो ऑसिलेट कर रहा था। ठीक है भैया, तो कराऊं या फिर उसे रहने दूं? ये भैया देखिए, ओए बोले नहीं कोई भी। ये यही पॉइंट थी यहाँ से। भैया ओए, उसके बाद मैंने बताया था टाइप ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है भैया, तो टाइप ऑफ ऑसिलेशन मैंने बताया था भैया, फोर्स ऑसिलेशन, मेंटेन्ड ऑसिलेशन, दो तीन टाइप का। तो थ्योरी नॉर्मली पढ़ लोगे तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ रहे भैया। वेव का इसके क्वेश्चन टिक करा दी थी मैंने ऑसिलेशन के, वही करना बस। देखिए भैया, ओए वेव, ठीक है जल्दी दिखा, बता दीजिए कल। ओए भाई प्लीज बोले नहीं भैया। वेव मोशन, तो मैंने बताया था भैया, वेव क्या होती है भैया? एक तरह की डिस्टरबेंस होती है जो अगर किसी मीडियम में होती है, ए भाई प्लीज, अगर किसी मीडियम में डिस्टरबेंस दी जाती है तो उस मीडियम का पार्टिकल क्या करता है? वाइब्रेट करने लगता है और अपनी एनर्जी को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ क्या करता है भैया? शिफ्ट करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं भैया? वेव मोशन। ठीक है भैया, अच्छा देखिए भैया, यहाँ पे वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। डिस्टरबेंस जितनी स्पीड से फैलती है उसे कहते हैं वेव मोशन, और उस डिस्टरबेंस को पाने के बाद पार्टिकल जितनी स्पीड से मूव करता है उसे पार्टिकल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? देखिए भैया, डिस्टरबेंस किसी मीडियम में जिस स्पीड से फैलती है उसे हम वेव मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? और पार्टिकल उस एनर्जी को पाने के बाद जितनी तेजी से ऑसिलेट करता है उसे क्या कहते हैं भैया? पार्टिकल वेलोसिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। ठीक है भैया, वेव मोशन, ठीक है भैया, कि क्या करती है? तो ये बार बार क्या करती है भैया? अपने आप को रिपीट करती है। क्या करती है भैया? मीन पोजीशन के अक्रॉस में। ठीक है भैया, फिर कह रहा है भैया, ठीक है, इसकी वजह से मीडियम में, किसी भी मीडियम में एनर्जी का ट्रांसफर होता है विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मीडियम। यहां पे मीडियम नहीं ट्रांसफर होता, यहां पर क्या होती है भैया? एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है भैया, उसके बाद कह रहा भैया प्रत्येक पार्टिकल, जिसे अभी मैंने यहाँ पे डिस्टर्बेंस दी, ठीक है भैया, तो यहां तक पहुंचने में क्या होगा भैया? कुछ टाइम लगेगा। तो वही लिखा हुआ है, ईच पार्टिकल रिसीव्स डिस्टर्बेंस अ लिटिल लेटर देन द प्रीसीडिंग पार्टिकल। अपने से पहले से पार्टिकल के बाद दूसरा पार्टिकल, मतलब जो बाद में होगा वो लेट में एनर्जी प्राप्त करेगा और जो पहले होगा जल्दी से एनर्जी प्राप्त कर लेगा। ठीक है भैया, ये था। उसके बाद कह रहा भैया, हाँ
हाँ कम तो मिलेगी, लेकिन हमें मान के चलते कि हम अनडैम्ड मोशन पढ़ रहे हैं कि मान के चलते हैं सबको एनर्जी क्या मिल रही है भैया, सेम मिल रही है। ठीक है भैया, देखिए भैया यहां पे लिखा हुआ है द वेलोसिटी विद विच अ वेव ट्रेवल इन द डिफरेंट पार्टिकल, पता नहीं पूरे लिखा है भैया। वेव जिस स्पीड से मीडियम में आगे बढ़ती है उसे क्या कहते हैं भैया, वेव वेलोसिटी, पहले बता दिया। और पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है भैया, डिस्टर्बेंस पाने के बाद पार्टिकल जितनी तेजी से ऑसिलेट करता है उसे पार्टिकल वेलोसिटी कहते हैं। मैंने बताया भैया वेव वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है भैया, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है भैया, परपेंडिकुलर होती है। उसके बाद थोड़े थोड़े आगे भैया फिर कह रहा है भैया यहाँ पे अगला पॉइंट क्या लिखा भैया, वेव वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। देखिए भैया ध्यान दीजिए, देखिए कह रहा भैया किसी भी मीडियम में जो वेव की वेलोसिटी होती है वो क्या होती है भैया, कांस्टेंट होती है। ठीक है भैया, जिस रफ्तार से, अगर मीडियम आपका होमोजीनियस है मतलब एक जैसा, अगर यहाँ पे पानी है तो इधर चारों ओर क्या होना चाहिए भैया, पानी होना चाहिए, तो वेव की स्पीड क्या होगी भैया, सेम रहेगी। लेकिन जो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा ऊपर जाते वक्त उसकी स्पीड कम होगी और नीचे आते वक्त उसकी स्पीड क्या होगी भैया, बढ़ेगी। यानी पार्टिकल वेलोसिटी अलग अलग होती है, वेव वेलोसिटी किसी मीडियम में क्या रहती है भैया, सेम रहती है। वही लिखवा रखा है यहाँ पे, कह रहा भैया कि वेव वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है भैया, वेरिएबल इन नेचर। समझ गए भैया, मैक्सिमम एट मीन और मिनिमम एट एक्सट्रीम। ठीक भैया, चलो भैया कह रहा मीडियम पोजेस द इनर्शिया, इलास्टिसिटी एंड वेव प्रोपोगेशन फॉर वेव प्रोपोगेशन। तो कह रहा भैया अगर कहीं पे वेव, कोई किसी मीडियम में वेव प्रोपोगेट कर रही है, चल रही है, आगे बढ़ रही है, तो उस मीडियम के पास प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए भैया, पहली इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्यों, ताकि वो अपने पार्टिकल को मीन पोजीशन पे वापसी ला सके, क्योंकि अगर वो वापसी नहीं ला पाएगा तो वेव मोशन पॉसिबल, पार्टिकल ऑसिलेट ही नहीं कर पाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या भैया, इलास्टिसिटी। दूसरा इनर्शिया, इनर्शिया नहीं रहेगा तो पार्टिकल मीन पे आके रुक जाएगा। अब इनर्शिया है तो पार्टिकल पे मीन पे रुकेगा नहीं, आगे निकल जाएगा। नीचे अब ऊपर की तरफ आएगा तो ऊपर की तरफ। समझ गए भैया, तो ये दो प्रॉपर्टी मेन है। उसके बाद फिर भैया टाइप ऑफ वेव, तो मैंने बताया भैया मैकेनिकल वेव होती है। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती है जिनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है भैया, एग्जांपल में साउंड वेव, सिस्मिक वेव, ठीक है भैया, और ट्रांसवर्स वेव में भी कुछ, ट्रांसवर्स वेव में भी कुछ टाइप है। ठीक है भैया, वाइब्रेशन मेम्ब्रेन ऑफ तबला, वाइब्रेशन गिटार, ठीक है, हो गया बहुत सारी। फिर भैया दूसरा भैया इसके दो टाइप होते हैं बेसिकली, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स पता लग गया होगा भैया, लॉन्गिट्यूडनल वेव से हो गया आपका साउंड, क्या हो गया भैया आपका, साउंड हो गया। फिर आता भैया इलास्टिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या भैया, तो भैया ये वेव आपको 12th में पूरा इसका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। ठीक है भैया, और वो 3 नंबर का चैप्टर है अकेला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल ने थ्योरी दिया था। ठीक है भैया, मैक्सवेल के हिसाब से लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्या होती है भैया, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से मिलकर बनी होती है, ना ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि दोनों से मिलकर बनी है तो इसलिए किसी प्रकार के चार्ज पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट नहीं करती। ठीक है भैया, इसकी स्पीड जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। वैक्यूम में इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। मीडियम जैसे जैसे डेंसर होते जाएगा इसकी वैल्यू क्या होगी भैया, स्पीड की वैल्यू लगातार कम होती जाएगी। ठीक है भैया, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी बहुत सारे टाइप है। ठीक है भैया, जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है भैया, चलो खैर आगे बढ़ते हैं, इसको ज्यादा पढ़ना नहीं है आपको। ठीक है भैया, मैटर वेव, ऐसी वेव जो छोटे पार्टिकल के मोशन की वजह से आती है। ठीक है भैया, मैटर वेव ऐसी वेव जो छोटे पार्टिकल की मोशन की वजह से आती है, जिसको हम देते हैं लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन में mv, जिसे हम कहते हैं भैया डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली, ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है भैया, या डी ब्रोगली वेव भी कहते हैं इसको। ठीक है भैया, मैटर वेव, हाँ एक बात और ध्यान रखना भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोडक्शन के लिए चार्ज पार्टिकल का होना अनिवार्य है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है तो वहां पे इसका मतलब चार्ज पार्टिकल है जो कि लगातार क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, और उसके एक्सेलरेशन की वजह से क्या है भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है। अभी खैर आपको नहीं पता कि कैसे आती है, लेकिन वो आगे पढ़ोगे आप। ठीक है भैया, तो इसलिए आवश्यकता भी नहीं है इसकी, तो इसलिए मैं बता नहीं रहा। बाकी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो यहाँ पे उसका मतलब वहां पे चार्ज पार्टिकल होगा जो कि क्या कर रहा होगा भैया, लगातार एक्सेलरेट कर रहा होगा।
लेकिन मैटर वेव में किसी प्रकार का चार्ज पार्टिकल की आवश्यकता नहीं होती। ये हर तरह के छोटे पार्टिकल के साथ निकल ही आ सकती है। जितना बड़ा पार्टिकल होता जाएगा मैटर वेव की वैल्यू उतनी ही क्या होगी भैया, कम होती जाएगी। बड़े पार्टिकल के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, खत्म हो जाती है, ना के बराबर होती है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, मैकेनिकल वेव। ठीक है भैया, तो मैकेनिकल वेव, ठीक है, जिसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है भैया, यहाँ पे हम जितनी वेव पढ़ेंगे सबकी सब क्या पढ़ेंगे भैया, मैकेनिकल वेव। और उसमें दोनों टाइप पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती है जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है भैया, उसके बाद प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मीडियम में चल रही है तो मीडियम की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहला भैया इलास्टिसिटी और दूसरा इनर्शिया। इलास्टिसिटी की वजह से पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे आता है और इनर्शिया की वजह से मीन पोजीशन से दूर जाता है। नॉर्मल सी बात है, इलास्टिसिटी की वजह से मीडियम के पास आता है और मीन पोजीशन के पास में आता है, और इनर्शिया की वजह से मीन पोजीशन से दूर जाता है। समझ गया? चलो, हाँ, मिनिमम फ्रिक्शन। देखिए भैया, अगर कोई मीडियम पार्टिकल की मोशन में ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर करता है, ओए ओए सुअर, ठीक है, कोई पार्टिकल, कोई मीडियम किसी पार्टिकल की मोशन में ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर करता है, तो इसका मतलब वहां पर वेव अच्छे से ट्रैवल नहीं कर पाएगी। देखा होगा आपने भैया, कई सारे मीडियम होते हैं जहां पे दिक्कत होती है। ईंट वीट में मार दो तो बड़ी जल्दी से जमीन पर पैर पटको, थोड़ी देर वेव चलेगी, थोड़ी देर ऐसे वाइब्रेशन होगी, फिर खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वही टीन वीन में मार दो, लोहे वोहे में मार दो, गाटर वाट, तो क्या होती है, काफी ज्यादा चलती है। समझ गए भैया? तो ये हो गया। ठीक है भैया, अगला देखते भैया, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव देखिए भैया, अच्छा देखिए यहाँ पे मैंने बता रखा है कि ए भाई प्लीज सुन लीजिए, ये जो बताने जा रहा हूं दोनों चीज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव कहां कहां पे चलती है? अगर मैं बात करूं सॉलिड में, तो ट्रांसवर्स वेव सॉलिड में हर जगह पे चलती है। ठीक है भैया, बात करूं लिक्विड की, तो लिक्विड के अंदर नहीं चलती, क्योंकि आपको पता भैया ट्रांसवर्स वेव चलने के लिए इलास्टिसिटी चाहिए। क्या चाहिए भैया? और आपको पता भी है लिक्विड के अंदर इलास्टिसिटी नहीं होती, उसकी सरफेस पे, ड्यू टू, याद है सबको भैया, सरफेस टेंशन जो होता है वो सरफेस पे इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करता है, और उसी की वजह से वहां पर सरफेस पे ट्रांसवर्स वेव पॉसिबल हो पाती है। जो लहरें देखते हो ना आप यू करके, ऐसे ऐसे करके, वो ट्रांसवर्स ही है। पार्टिकल वेव ऐसे मोशन कर रही है, पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो ट्रांसवर्स वेव है। तो हमेशा लहरें जो बनती है वो हमेशा सरफेस पे बनती है, क्योंकि वहां पर इलास्टिसिटी होती है। ठीक है भैया, और गैस के अंदर ये पॉसिबल नहीं है ट्रांसवर्स वेव का प्रोपोगेशन। अब ये मत सोचना कि भैया लाइट को तो कोई मीडियम की चाहिए ही नहीं उसे। ठीक है भैया, चलो भैया, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड में भी चलती है, पॉसिबल है प्रोपोगेशन, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो चलती है वो चलती है कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन। अब क्या होता है भैया, मैंने एनर्जी दी, तो एनर्जी दी तो क्या हो भैया, पार्ट ये एनर्जी दी, यहाँ पे इसको एनर्जी दी, ठीक है भैया, तो ये आगे शिफ्ट कर गया, ये लेयर क्या होगी एयर की, आगे शिफ्ट कर गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, कंप्रेशन रीजन क्रिएट हुआ। अब कंप्रेशन की वजह से वाले पोर्शन पे क्या हुआ, फोर्स लगने लगा। अब ये क्या हुआ, ये दूर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, रेयर फ्रिक्शन। तो बार बार ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, तो सॉलिड के अंदर भी कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन बन सकते हैं, तो इसलिए यहां पर भी चलती है। गैस के अंदर बनता ही है, और गैस के अंदर तो जब हमारी आवाज चल रही है ना, हमारी आवाज क्या लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है भैया, तो इसका मतलब क्या भैया, कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन एयर के अंदर ज्यादा बढ़िया बनता है, सॉलिड के अंदर और अच्छा बनता है, लिक्विड के अंदर भी बढ़िया ही चलता है। ठीक है भैया, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हर जगह पे चल सकती है। ठीक है भैया, चित्र बना रखा है, चित्र बना रखा है गैस में, ठीक है, चित्र बना रखा है मैंने, ठीक है भैया, कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन का, आपके नोट्स में देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है भैया, सम इंपोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन या वेव मोशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में जितनी भी साइकिल होती है वही क्या कहलाती है भैया, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। टाइम पीरियड, the time taken by the cycle to the time taken by the wave to complete one oscillation. Okay भैया, wavelength, it is the separation in between two consecutive crust and crust or trough or trough. ठीक है भैया, wave length, हाँ बता दिया, wave velocity, wave velocity क्या होती भैया, wavelength upon में time, क्योंकि wavelength क्या है भैया, लेंथ है, टाइम है ना, टाइम पीरियड। वेव वेलोसिटी क्या होता है भैया, वेवलेंथ अपॉन, क्यों बंद कर दिया भाई उसे, ठीक है, गेट खोल दे यार, पूरा गेट खोल दे, पूरा मतलब इतना खोल दियो कि मैं बता दूंगा। भैया ओए ध्यान दीजिए भैया, फिर ओए
जब भी आपको वेव वेलोसिटी निकालनी है तो सीधा वेवलेंथ अपॉन में क्या करो, टाइम कर दो। वेवलेंथ क्या होती है भैया, टी टाइम में वेव के द्वारा ट्रेवल की गई लेंथ वेवलेंथ कहलाती है। टी टाइम में, कैपिटल टी टाइम में, कैपिटल टी टाइम में वेव के द्वारा ट्रेवल की गई लेंथ को हम क्या कहते हैं भैया, वेवलेंथ कहते हैं। तो लेंथ क्या है, लैम्डा है, और टाइम कितना लगा, कैपिटल टी। तो लैम्डा अपॉन में कैपिटल टी क्या कहलाता है, वेव वेलोसिटी। जो हम लिखते हैं भैया लैम्डा अपॉन में टी भी लिखते हैं और लैम्डा इनटू में फ्रीक्वेंसी भी लिखते हैं, क्योंकि 1 में टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बन जाता है, याद है। चलो भैया, वेव नंबर भैया, नंबर ऑफ वेव इन पर यूनिट लेंथ, 1 में लैम्डा होता है भैया। एंगुलर वेव नंबर, ध्यान रखना भैया, इन सबको छोटा सा क्वेश्चन करा रखा है। प्रोपगेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, एंगुलर वेव नंबर को हम क्या कहते हैं भैया, प्रोपगेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए भैया, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू है। कह रहा भैया स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव अलग अलग मीडियम में हमें निकालनी है। पहला स्ट्रेच स्ट्रिंग, अगर मैं ट्रांसवर्स वेव की यानी गिटार विटार, भैया ठीक है भैया, तो कह रहा भैया ट्रांसवर्स वेव की जब मैं स्पीड निकालने आता हूं स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर, तो वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला तो टेंशन, ज्यादा तेजी से खींचोगे तो स्पीड क्या होगी भैया, ज्यादा होगी, ठीक है। और दूसरा उसका मास पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे स्मॉल एम मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ। क्या मास पर यूनिट लेंथ, तो पूरी वायर का मास अपॉन में पूरी वायर की लेंथ, पूरी वायर का मास अपॉन में पूरी वायर की लेंथ क्या देगा, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक भैया। इन दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, स्पीड डायरेक्टली इक्वल टू टेंशन, स्पीड डायरेक्टली इक्वल टू स्मॉल एम, वेयर स्मॉल एम इज द मास पर यूनिट। कंबाइन करके आपका रिलेशन आएगा, डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू आपको डेराइव करना है, ठीक भैया, √T अपॉन में m। ये ध्यान रखना, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। फिर उसके बाद भी मैंने सॉलिड के अंदर करा रखा है, तो सॉलिड के अंदर ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है भैया सॉलिड के यंग मॉडुलस पे और सॉलिड की डेंसिटी पे, ठीक भैया। यंग मॉडुलस मतलब इलास्टिसिटी हो गया ना, ठीक भैया, और डेंसिटी तो भैया समझ गया, ठीक है भैया। तो कंबाइन करके आप निकालोगे तो ये आएगा √Y अपॉन में रो, क्या आएगा भैया, ये भी आने की मतलब इसके रिजल्ट याद रहने चाहिए, डेरिवेशन तो आप कर ही लोगे, तुच्छा सा है, ठीक है भैया। लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड किसमें, गैस में और लिक्विड में, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला होता है, चाहे लिक्विड में देखो चाहे गैस में देखो, लॉन्गिट्यूडनल की स्पीड दोनों में क्या होगा भैया, सेम होगा। वो किस पे डिपेंड करती है भैया, बल्क मॉडुलस, किस पे डिपेंड करती है भैया, ये भैया, और डेंसिटी ऑफ मीडियम कंबाइन किया अंडर रूट बल्क मॉडुलस में डेंसिटी, ये भैया, ये हो गया भैया। चलो अब सबसे मेन टॉपिक आ रहा है भैया न्यूटन्स एरर एंड लैप्लास करेक्शन, ये भैया ये ध्यान रखना, इसके आने की संभावना कितनी है भैया, 99.99999999 इनफाइनाइटली। हाँ बेटा, अब तू क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कराता ना उसको, ये मैं क्या, नहीं नहीं रुक जा, अबे इससे दूसरा काम कराऊंगा ना। गेट बैठ दे आकिब, गेट बैठ दे। बस बस बस, नहीं भैया ओए ध्यान दिए, लैप्लास करेक्शन, न्यूटन्स एरर एंड लैप्लास करेक्शन। न्यूटन ने क्या गलती की, न्यूटन ने बोला भैया द प्रोपगेशन ऑफ साउंड इनसाइड द एयर इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या होता भैया, किसने बोला भैया, न्यूटन ने। चलो भैया, तो भैया आइसोथर्मल प्रोसेस, रीजन क्या दिया भैया, रीजन क्या दिया भैया, इन्होंने रीजन तो कुछ नहीं दिया, इन्होंने बोला भैया कि जहां पे कंप्रेशन बनता है वहां से एनर्जी निकलती है, जहां पे कंप्रेशन होता है चाहे जहां पे रेयर फ्रिक्शन होता है, दोनों जगह का टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है। तो क्या ऐसे बोला इन्होंने, इन्होंने इसको बोला कि भैया जहां पे कंप्रेशन हो रहा है वहां से हीट निकलकर कहां जा रही है भैया, रेयर फ्रिक्शन वाले पार्ट में, और टेम्परेचर को क्या रखा है, दोनों जगह पे मेंटेन रखा है भैया। इन्होंने इतना बोल दिया, और इन्होंने अपनी स्टेटमेंट को, अपनी कथन को सत्य करने के लिए पीवी इक्वल्स के वाले का रूल यूज किया, डीपी डीवी डी के, ये क्या हुआ, वी बाहर डी पे, पी बाहर डीवी, क्या हुआ, 0। तो भाइया देखिए ये क्या है भैया, वेलोसिटी इक्वल्स टू में क्या होगा भैया आपका, पी
देखिए भैया, इसको उधर की साइड ले आओ तो क्या होगा भैया? ठीक है भैया, ये हो गया। तो P क्या हो गया भैया? माइनस भैया, इसको इसके नीचे लगा दो। क्या बन गया भैया? बल्क मॉडुलस प्रेशर बराबर में बल्क मॉडुलस। क्या हो गया भैया? प्रेशर बराबर में और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो हमने क्या देखा था भैया? अंडर रूट बल्क मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी। अंडर रूट बल्क अपॉन में बल्क मॉडुलस किसके बराबर है भैया? प्रेशर के। प्रेशर अपॉन में डेंसिटी। ये कौन सा प्रेशर है भैया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये क्या होगा भैया आपका? 1.013 इंटू 10⁵ अपॉन में डेंसिटी ऑफ मरकरी। नीचे क्या है भैया? एयर की डेंसिटी, सॉरी एयर की डेंसिटी 1.29। ठीक भैया, 1.293 की बात है। सॉल्व करोगे भैया 280 मीटर पर सेकंड। इनकरेक्ट वैल्यू क्या भैया? लैपलास आए, जिन्होंने स्टेटमेंट भी दी और बताया, रीजन भी बताया कि भैया गलत क्यों है, न्यूटन बेवकूफ है। क्या बोला भैया? कि द प्रोसेस ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ साउंड इनसाइड द एयर इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या भैया आपका? एडिया, भाई प्लीज देखा, सो रहे हो कि जरा काम मत करो बेटा। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या भैया? एडियाबैटिक प्रोसेस है। इसके लिए इन्होंने क्या बोला भैया? क्योंकि प्रोपगेशन ऑफ साउंड बहुत तेज प्रोसेस है, यहाँ पे टाइम ही नहीं मिलता हीट एक्सचेंज के लिए। दूसरा, यहाँ पर टेम्परेचर रेयर फ्रिक्शन वाले, तो टाइम नहीं मिल रहा, तो कंप्रेशन जहां पे होगा टेम्परेचर वहां पे क्या होगा? बढ़ जाएगा, और जहां पे रेयर फ्रिक्शन होगा वहां पे टेम्परेचर क्या होगा भैया? कम हो जाएगा। ये लगातार क्या होगा? चलता रहेगा। ठीक भैया, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी। ठीक भैया, और इन्होंने इसको प्रूव किया पीवी गामा इक्वल्स टू में के से। तो भैया देखिए, देखिए देखिए, वी गामा बाहर, डीपी पी बाहर। क्या भैया? ये क्या होगा? इसका डिफिनेशन गामा का, गामा बाहर वी गामा -1 डीवी, डी के में पढ़ के 0 नंबर। ठीक भैया, तो गामा पी इक्वल्स में क्या होगा भैया? आप सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा? डीपी डीवी अपॉन में वी हो गया पार्शियल। ये हो गया भैया, यानी बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या है? ये गामा पी। गामा क्या है भैया? तो आपको पता है सीपी अपॉन में सी। और हमें पता है भैया, हमारे एयर में डाई एटॉमिक गैस होती है। क्या होती है भैया? और डाई एटॉमिक के लिए क्या होता है? 1.4। याद होगा भैया? केटीजी में क्या था? केटीजी में देख लेना, केटीजी में। ठीक है भैया, तो 1.4। ठीक है भैया, केटीजी की थ्योरी बड़ी आसान है, तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, और जो क्वेश्चन का रखे वही करना। ठीक है, चलो, तो ये हो गया भैया। इसके बाद हमने देखा वेलोसिटी इक्वल्स में अंडर रूट बी अपॉन में रो। तो भैया बी क्या है यहाँ पे? क्या भैया? गामा पी के बराबर, और ये क्या? एटमॉस्फेयर पे, और ये क्या है? रो। तो भैया गामा बाहर लिख दो, पी अपॉन में क्या होगा भैया? रो। तो ये क्या होगा भैया? सॉल्व करोगे 1.4 अंडर रूट में, और ये क्या होगा भैया आपका? 280। 280 करोगे तो भैया 332। क्या है भैया? ये सही थे, करेक्ट है। ये क्या है भैया? करेक्ट वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी क्या है भैया? यही आती है आपकी। क्लियर है भैया? अगला बोल जल्दी फटाफट। हाँ भैया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। कौन कौन से फैक्टर स्पीड ऑफ साउंड पे अपना इफेक्ट दिखाते हैं? ठीक है भैया, तो पहला हमने क्या किया था? प्रेशर का। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। देखिए भैया, यहाँ पर जिस फैक्टर की बात करूंगा उसके अलावा सारी चीज क्या लेनी पड़ेगी आपको? कांस्टेंट। अगर आप वेरिएबल लेके चलोगे तो ये प्रूफ नहीं हो पाएगा, मामला खराब हो जाएगा, है ना। चलो, ठीक है भैया, तो अभी हमने क्या निकाला पीछे? अंडर रूट गामा पी अपॉन में रो हमारा वेलोसिटी है। किसका? साउंड का, एयर के अंदर। प्रेशर की बात कर रहे हैं।
ठीक है भैया। हम किसकी बात कर रहे हैं भैया? बाकी सारी चीज क्या है भैया? कांस्टेंट। तो आपको पता है भैया पीवी इक्वल्स टू में क्या होता है? एनआरटी। तो भैया पी की वैल्यू क्या होगी भैया? एनआरटी अपॉन में क्या हो गया? वी। ठीक है भैया, समझ गए? और पी क्या होता है भैया? मास अपॉन में वॉल्यूम। सॉरी, रो क्या होता है भैया? मास अपॉन में वॉल्यूम। तो भैया यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो आपका वी क्या आएगा? अंडर रूट गामा पी। पी की वैल्यू क्या होगी? एन आर टी अपॉन में क्या होगा भैया? आपका वी। और डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी भैया? आपकी एम अपॉन में वी। वी से भी क्या हो? कट नंबर है। तो अंडर रूट गामा पी टी आर टी, सॉरी, अपॉन में क्या हो गया? हम सारी चीज क्या है भैया? कांस्टेंट। यानी वेलोसिटी क्या रहेगी भैया? कांस्टेंट। कोई सा भी लगा दे, क्या दिक्कत है? ये तो कांस्टेंट ही है। ठीक है भैया। तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फैक्टर पे डिपेंड, किस पे? प्रेशर वाले फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। आगे बढ़ते भैया, अगला बोलो भैया। डेंसिटी, टेम्परेचर। टेम्परेचर का यहीं से दिख रहा है भैया, रिलेट डायरेक्टली है। वेलोसिटी डायरेक्टली इक्वल टू टेम्परेचर। मैंने एक न्यूमेरिकल भी कराया था, आपको याद होगा भैया? ठीक भैया। तो आसान सा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन देख लेना वहीं पे जो कराया था वाला। ठीक भैया। डेंसिटी, डेंसिटी सामने दिख रहा है भैया। हाइड्रोजन के अंदर स्पीड ज्यादा। क्वेश्चन है, कर लियो। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सुपर क्वेश्चन नंबर 4 सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सुपर मोस्ट क्वेश्चन नंबर 8 सुपर मोस्ट। बेटा एक मिनट जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, चुप हो जा। ठीक भैया। क्वेश्चन नंबर 10 सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक भैया। क्वेश्चन नंबर 11 सुपर मोस्ट। सब करा रखा 11। ठीक भैया, ओए ध्यान दीजिए भैया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भैया। क्वेश्चन नंबर 13, ओए भाई प्लीज। क्वेश्चन नंबर, हाँ मैं ये आपको दिक्कत करेगा ना, हो सकता है, तो इसलिए करा रहा हूं मैं। ठीक है भैया। इसमें कह रहा है भैया क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, गिवन बिलो आर सम फंक्शन एक्स एंड टी रिपीटेड डिस्प्लेसमेंट लॉन्गिट्यूडनल। कह रहा है स्टेट विच ऑफ द रिप्रेजेंट ट्रैवलिंग वेव। इनमें से कौन सी इक्वेशन ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रही है और कौन सी स्टेशनरी वेव को रिप्रेजेंट कर रही है? तो बता दो भैया, ट्रैवलिंग वेव जो होती है वो हार्मोनिक वेव होती है। क्या होती है भैया? हार्मोनिक तो वो भी होती है, लेकिन भैया देखिए ट्रैवलिंग वेव या तो सिंगल साइन में हो या सिंगल कॉस में हो। ठीक है भैया। तो यहां पर देखिए भैया, भैया देखिए जो सी वाली वेव है, सी को आप रिड्यूस करके सिंगल साइन या कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। सी को आप रिड्यूस करके, देखिए ये है, देखिए इक्वेशन y इक्वल्स टू में 3 साइन, बोलना 5x माइनस 0.5t प्लस 4 ये भैया। अबे काटने आ रही है कंपनी की। ओए देखिए भैया, ओए भाई प्लीज बोली नहीं। तो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस नहीं है, इसको कॉस एज्यूम कर लो। यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन नहीं है, इसको साइन एज्यूम कर लो। रिड्यूस कर दोगे, आपका पूरा का पूरा आंसर जो होगा वो सिंगल साइन या कॉस की टर्म में आ जाएगा। तो ये हार्मोनिक है। लेकिन भैया स्टैंडिंग वेव याद है आपको? स्टैंडिंग वेव इक्वेशन। तो स्टैंडिंग वेव में ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, स्ट्रेच स्ट्रिंग, सबके अंदर हमने स्टैंडिंग वेव निकाली थी। उसमें दो चीज आती थी, याद होगा आपको? y इक्वल्स टू में 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, या y इक्वल्स टू में 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। जिस इक्वेशन की फॉर्म ये होगी वो क्या होगी भैया? स्टैंडिंग स्टेशनरी वेव होगी। ठीक है भैया। जिसकी फॉर्म सिंगल साइन या कॉस की टर्म में लिखा जाएगा वो क्या होगी भैया? हार्मोनिक है, सिंपल हार्मोनिक, या आप ट्रैवलिंग वेव भी कह सकते हो, ट्रैवलिंग वेव। ठीक है भैया। तो यहां पर ये क्वेश्चन नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है भैया। चार के बाद तो कई सारे बोलिए। 4 के बाद 8, 10, 13। ठीक है भैया।
ठीक भैया। और देखिए तो अब यार नहीं रहने टाइम नहीं होगा। ठीक है भैया। देखिए भैया अभी जैसे जिनके 15 तारीख को पेपर है तो इसीलिए मैं कल की छुट्टी दूंगा, 15 वालों को अपना पेपर देंगे। ठीक है भैया। लेकिन जिनके पेपर अभी होंगे आगे होंगे नहीं अब हो भी सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ठीक है भैया। उसमें कुछ और लिखा हुआ है। ठीक है। ठीक है भैया। देखिए तो जिनके होंगे तो उनको न्यूमेरिकल में सारे करा दूंगा जो जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया। तो अभी आपकी क्लास होती रहेगी। ठीक है भैया। ओए ध्यान दीजिए भैया। और बता दूं भैया क्वेश्चन नंबर 18 एक बार ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ। और भैया 19वें को सुपर मोस्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल दो। ठीक है भैया। और एनसीईआरटी का एग्जांपल, ओए डॉपलर इफेक्ट है भैया, डॉपलर इफेक्ट। अरे चुप हो जा। डॉपलर इफेक्ट में ज्यादा दिमाग मत फोड़ना। ठीक है भैया। आएगा 1-2 नंबर का, काम अगर दिमाग खराब करेगा। वैसे आउट ऑफ सिलेबस ही है, मैं तो देखा नहीं कहीं पे है। ठीक है भैया। बाकी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लेना। ठीक है भैया। ओए ओए नहीं आउट ऑफ सिलेबस है ना। और देखिए भैया ओए चुप हो जाइए भैया। अगर मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो इसके एग्जांपल नंबर 9, 1, 2। ठीक भैया। एग्जांपल नंबर 1, 2 दो मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया मैकेनिकल प्रॉपर्टी में। 1, 2 इंपोर्टेंट है सॉलिड का। अब वो तो बता दूंगा, तुम्हें कराऊंगा ना तो अभी टाइम है। 1, 2 और एग्जांपल नंबर 5। ठीक भैया। ओए 5। अब देखिए भैया इसमें आ जाओ भैया टेक्स्ट बुक क्वेश्चन में। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन में 1, 2, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1, 2, 3, 4 आगे हो जाए तो ये और कर लेना। 1, 2, 3, 4, 5 एडिशनल के करा तो ये सारे मैंने क्लास में करा दे, सब करा दिए मेरे क्लास में। ये तो पूरा करा था। ओए हेलो हेलो। और देखिए भैया ओए प्लीज ओए ठीक भैया। फ्लूट के मैंने लगवा दिया आपको, फ्लूट के लगा दिए ना। ठीक है भैया लगा दिए लगवा दिया भाई। अब 15 तक तो तुमने कर ही रखे हैं तो और क्या बचेगा। ठीक है भैया। फ्लूट का एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है भैया। कल छुट्टी रहेगी। ठीक है कल छुट्टी रहेगी, परसों मिलेंगे। और परसों टेस्ट है भैया नॉर्मल बैच का। नहीं जिनके पेपर है हेलो